अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ब्लूम्स टेक्सानॉमी से रिलेटेड। ब्लूम्स टेक्सानॉमी हमने पढ़ी, उसके बारे में हमने डीपली अंडरस्टैंड किया कि कैसे हम सीआरक्यूज बनाते हैं। और उसके बाद जो है हमने रिवाइज ब्लूम टेक्सानॉमी पढ़ी थी, ठीक है। और मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर सीआरक्यूज भी बनाना सिखाया था आपको। आज हम जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली वो एक सब्जेक्ट है क्लासरूम असेसमेंट। क्लासरूम असेसमेंट एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है, इसको जो है मैं जितनी भी फास्ट लेके चलूँ तो ये कम से कम जो है 10 से 12 दिन हमें सेशन इस पे लगेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासरूम असेसमेंट। क्लास में हम असेसमेंट कैसे करते हैं, तो इस सब्जेक्ट में हम असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फीडबैक के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो है असेसमेंट कैसे की जाती है, पर्पस क्या है, फॉर्मेटिव, समेटिव, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, सीआरक्यूज क्या होते हैं, और एमसीक्यूज क्या होते हैं, बीसीक्यूज क्या होते हैं। सब चीजें जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये हमारी आज जो टॉपिक है हम उसकी जो है टेबल ऑफ कंटेंट है, ये आउटलाइन है। सबसे पहले जो है हम असेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, असेसमेंट बेसिकली है क्या। देन हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट, कि असेसमेंट के मोस्टली जो है वो कितनी टाइप्स है। उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे पर्पज ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। देन हम डिस्कस करेंगे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान। उसका फिफ्थ स्टैंडर्ड जो है वो असेसमेंट है, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत अहम है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फीडबैक एंड इट्स टाइप्स। देन हम इसके कुछ सीआरक्यूज भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये आउटलाइन समझ आ गई है। अब बेसिकली असेसमेंट जो वर्ड है ना वो लेटिन वर्ड एसेडर से निकला है, जिसकी मीनिंग है टू सेट डिसाइड। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली लैटिन वर्ड से आया है, लेकिन उससे डिसाइड को हम एजुकेशन में कैसे यूज करते हैं कि टीचर का रोल जो है, टीचर जो है बच्चों के साथ बैठकर बच्चों की लर्निंग ऑब्जर्व करें, उनको गाइड करें और उनको जज करें। तो टू सेट डिसाइड का कॉन्सेप्ट ये है। अब असेसमेंट की डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, इंटरप्रेटिंग, यूजिंग, गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, वैल्यूज, बिहेवियर, परफॉर्मेंस टू मेक इन्फॉर्म अबाउट फ्यूचर डिसीजन रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग। एक्चुअली असेसमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें टीचर क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, बच्चों की नॉलेज कलेक्ट करता है, स्किल कलेक्ट करता है कि बच्चे जो है किस फील्ड में महारत हासिल है और किस में उनको मजीद जाने की जरूरत है। ठीक है। और उसके बाद जो है हम जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे टाइप्स के बारे में। तो असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चों की जो है नॉलेज टीचर मैयर करता है या कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है, स्किल्स गैदर करता है, एटीट्यूड गैदर करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे की जो है फ्यूचर की लर्निंग के लिए कौन सी चीजें हमें फायदेमंद है। तो सिंपल कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। देन असेसमेंट की हम डिफरेंट टाइप्स जो है आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट है, सबमिटिव है, डायग्नोस्टिक है, क्राइटेरियन असेसमेंट है, नाम रेफरेंस असेसमेंट है। ये सारी जो है वो टाइप्स है। मोस्टली जो है हम डिस्कस करेंगे इनके ऊपर, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक। क्राइटेरियन और नाम रेफरेंस के मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, लेकिन डिटेल जो है ये बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट है। इनके अदर नेम भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जो है हम टाइप्स ऑफ असेसमेंट पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ असेसमेंट में बेसिकली जो है मैंने आपको डिस्कस किया, फॉर्मेटिव है, सबमेटिव है, डायग्नोस्टिक है, और उसके अलावा जो है वो नाम रेफरेंस टेस्ट असेसमेंट है, क्राइटेरियन असेसमेंट है। फॉर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेटिव का दूसरा नाम जो है इसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहा जाता है। इसको बेसिकली असेसमेंट फॉर लर्निंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है लर्निंग के लिए असेसमेंट की जाती है। ठीक है। तो इस वजह से जो है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ क्लासरूम असेसमेंट दैट चेक ऑनगोइंग लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट।
इसमें क्या होता है, असेसमेंट डेली बेस पे ली जाती है, कंटिन्यूअस बेस पे ली जाती है, और इसमें बच्चे की ऑनगोइंग लर्निंग प्रोग्रेस मालूम होती है। जैसे टीचर क्लास में टेस्ट लेता है डेली बेसिस पे, ये बेसिकली फॉर्मेटिव असेसमेंट है। टीचर क्लास में क्विज करता है, ये बेसिकली फॉर्मेटिव असेसमेंट है। टीचर क्लास में डिस्कशन करता है, ये बेसिकली फॉर्मेटिव असेसमेंट है। टीचर वीकली टेस्ट लेता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। आपकी मंथली टेस्ट है, ये सब चीज जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट को समझने के लिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए। फॉर एग्जांपल, सुबह सीआरक्यूज आ रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड, तो ये चार चीजें आपको जहन में रखनी पड़ेगी जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट की है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ऑनगोइंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस। पहली स्टेटमेंट ये है कि ये ऑनगोइंग होता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज अ फीडबैक ओरिएंटेड। इसका मतलब ये है, इसमें जो है टीचर कंटिन्यूअस जो है फीडबैक देता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। देन लो स्टेक्स मीन्स इसमें ग्रेडिंग इन्वॉल्व नहीं होती। ये जस्ट स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम्स को, लर्निंग प्रोग्रेस को इम्प्रूव करने में मदद देती है। इसमें कोई भी ग्रेडिंग्स नहीं होती। और इट प्रोमोट्स एक्टिव लर्निंग। इससे जो है बच्चों की एक्टिव लर्निंग प्रोमोट होती है। तो आप कह सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, सीआरक्यू सुबह आए तो ये चार पॉइंट्स के ऊपर आप सीआरक्यूज कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सिंपल आप ऐसे कह सकते हैं कि सर, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन ऑनगोइंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस which helps teachers to identify progress of students. Moreover, it is also considered as feedback oriented, in which teachers give continuous feedback to their students. It is also considered as low stake. There is no involvement of grading in this process, and it also promotes active learning in classroom. तो आपको, आप जो है असेस फॉर्मेटिव असेसमेंट को एक से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं। पहली इस लाइन ये डाल दें कि सर, फॉर्मेटिव असेसमेंट विच इज आल्सो नोन एज असेसमेंट फॉर लर्निंग, it is an ongoing process in which teacher give continuous feedback. Therefore, it is called as feedback oriented, in which low stakes were involved. It also promote active learning method. तो इसको ऐसे भी आप जो है कह सकते हैं। अब आते हैं हम समेटिव असेसमेंट। बेसिकली समेटिव असेसमेंट, जहां पर भी समेटिव आए इसका मतलब एट द एंड, मींस लास्ट में ली जाती है। जैसे आपका एग्जाम होता है, लास्ट में जो पेपर होता है वो मार्क्स का, ग्रेडिंग का, वो बेसिकली समेटिव असेसमेंट है। जैसे आपको कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट में आप रिसर्च कंप्लीट करते हैं, तो वो बेसिकली आपकी समेटिव है। जहां पर भी ग्रेडिंग आए, जहां पर भी आपको जज किया जाए, उसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। ये बेसिकली जजमेंटल होती है, इसमें आपको जज किया जाता है। इसमें टीचर को जज किया जाता है, इदारे को जज किया जाता है, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को जज किया जाता है। ओवरऑल इसमें जजमेंटल होती है। सिंपल कह सकते हैं, समेटिव असेसमेंट इज एन एवोल्यूशन कंडक्टेड एट द एंड ऑफ लर्निंग पीरियड। आखिर में लर्निंग पीरियड के जो है आपसे कंडक्ट की जाती है, सेमेस्टर के एंड में, कोर्स के एंड में, रिसर्च प्रोजेक्ट के एंड में। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे आपका फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, वो बेसिकली समेटिव असेसमेंट है। आपके बोर्ड के एग्जाम है, वो समेटिव एग्जाम है। रिसर्च प्रोजेक्ट है, वो आपका समेटिव एग्जाम है। एट द एंड आपकी रिसर्च प्रेजेंटेशन होती है, वो बेसिकली समेटिव असेसमेंट है। अब समेटिव असेसमेंट का दूसरा नाम है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट की लर्निंग, ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसका दूसरा, इट इज आल्सो नोन एज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब इसकी कुछ चार की पॉइंट्स है जो आपको समझनी होंगे। इट इज एट द एंड अमूमन ली जाती है। इससे बच्चों की प्रोग्रेस जो है वो हम एवोल्यूएट करते हैं। और उसके अलावा जो है इसमें ग्रेडिंग इन्वॉल्व होती है। और इसमें टीचर कोई भी फीडबैक नहीं देता, इसमें जस्ट जजमेंटल होती है। पास, फेल, गुड, बेस्ट, एक्सीलेंट, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सब आई होप आपको समझ आ रहा है। तो आप इसको सिंपल कह सकते हैं, अगर सीआरक्यूज आए कि व्हाट डू यू मीन अबाउट समेटिव असेसमेंट, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर, समेटिव असेसमेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, it also take place at the end of the session, at the end of course. Moreover, it is an evaluative process in which in which the administration can judge the progress of their students, progress of their teacher। और इसमें आप कह सकते हैं कि सर, ये जो है हाई स्टेक्स है, इसमें ग्रेडिंग इन्वॉल्व होती है, इनमें लिमिटेड फीडबैक होता है, या फीडबैक बिल्कुल निग्लिजिबल होता है। इसमें फीडबैक की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। जस्ट आपको जज किया जाता है, जजमेंटल के तौर पर आपकी ग्रेडिंग की जाती है।
अब आते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का दूसरा नाम है असेसमेंट एज लर्निंग। लर्निंग की असेसमेंट, असेसमेंट एज लर्निंग। अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट को मैं आप कॉन्सेप्ट दे दूं आपको सिंपल तरीके से। डायग्नोस का मतलब है आपको कोई भी आपको खांसी हो जाती है तो डॉक्टर आपके मरीज को डायग्नोस करने की कोशिश करता है। उसके लिए आपकी जो है वो टेस्ट करवाता है वगैरह। ठीक है, आइडेंटिफाई करना किसी मर्ज को। अब इसमें क्या होता है, इस असेसमेंट में टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करता है कि मेरे बच्चे का कहाँ पर डिफिकल्टी फेस कर रहा है। ये बेसिकली आपकी प्री टेस्ट होती है, प्री एंट्री टेस्ट। ये बेसिकली आपकी डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है जिसमें जो इंस्टीट्यूशन है उसको पता चलता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आप किस फील्ड में ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। So diagnostic assessment is a type of evaluation conducted before or at the beginning of instruction to identify students' existing knowledge, skill, strength, weakness and learning gaps। ये बेसिकली जो है वो किसी भी सेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने आपको कहा, प्री एंट्री टेस्ट ली जाती है जिसमें आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज का पता चलता है, आपके पास स्किल्स कितनी है, आपकी स्ट्रेंथनेस क्या है, आपकी वीकनेस क्या है और आपके लर्निंग गेप्स क्या है। ये सारी चीजें जो है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट में पता चलती है। एग्जाम्पल कौन सा है, प्री असेसमेंट टेस्ट है, प्री टेस्ट है, प्री एंट्री टेस्ट है या स्किल टेस्ट है। एमबीबीएस वाली जो टेस्ट होती है वो बेसिकली डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है, एमबीबीएस वाली। इसके कुछ की फीचर्स हैं, ये चार आप जो है वो बातें याद रखें। ये प्री लर्निंग असेसमेंट होती है, असेसमेंट से पहले होती है, लर्निंग से पहले असेसमेंट की जाती है। और आप यूनिवर्सिटी में जाते ही हैं आपसे पहले जो है वो एंट्री टेस्ट लिया जाता है, वो बेसिकली डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इसमें बच्चों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का पता चलता है। बच्चा जो है, स्टूडेंट्स कहाँ पर उसकी स्ट्रॉन्ग एरियाज है, कौन से उसके वीक एरियाज है। ये स्पेसिफिक होता है और डिटेल होता है। ठीक है। इससे गाइड इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि इससे टीचर को पता चलता है ये जो स्टूडेंट है इसके इसके अंदर कौन सी फील्ड में महारत है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर जो है मैथमेटिक्स में ये होशियार है लेकिन इसको जो है इंग्लिश में मजीद इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो इसको डेफिशिएंसी के इंग्लिश के कोर्सेज आप लगा दें। तो ये बेसिकली इस डायग्नोस्टिक असेसमेंट में ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंतहाई जरूरी टॉपिक जो है, पर्पज ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। ये बेसिकली है जरूरी क्यों है क्लासरूम असेसमेंट। तो इसका पहला पर्पज ये है कि एक मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग। इससे अगर हम असेसमेंट लेते हैं तो इससे हमें कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग होती है कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोग्रेस कहाँ है। So it helps teachers to track how well students are understanding the material and identify areas where they struggle। इससे पता चलता है बच्चे जो है वो कौन सी फील्ड में महारत हासिल कर रहे हैं, एक्सपर्ट है, और कौन सी चीज में जो है या कौन से एरियाज में वो स्ट्रगल फील कर रहे हैं। इट गाइड इंस्ट्रक्शन, इट टीचर को भी गाइड करता है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए और आपको कौन सी स्ट्रेटजीज या टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, जैसे स्लो लर्नर्स भी गेन करें, रैपिड लर्नर्स भी गेन करें और आपके जो है वो मीडियोकर या मीडिएटर जो होते हैं वो भी गेन करें। इट प्रोवाइड फीडबैक। आप जैसे ही असेसमेंट लेते हैं तो ये जो है टीचर आपको फीडबैक देता है। जैसे ही फीडबैक देते हैं आपके वो एरिया जो है वो आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इट मोटिवेट स्टूडेंट्स। असेसमेंट हमेशा टीचर को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है। जैसे ही टीचर आप क्लास में आपका एक्सपीरियंस होगा, जितनी आप टेस्ट ज्यादा कंडक्ट करेंगे उतनी जो है बच्चे मोटिवेट फील करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इंगेज करते हैं और वंस उनकी पोजीशन आती है तो वो ज्यादा खुश होते हैं। अगर नहीं भी आते तो दे आर होपफुल फॉर देयर नेक्स्ट टास्क या नेक्स्ट टेस्ट। और एवैल्यूएट लर्निंग आउटकम्स, इससे जो है वो लर्निंग आउटकम्स का पता चलता है कि मैंने जो आज असेसमेंट आप लेते हैं, मैंने जो आज क्लास पढ़ाई है या मैंने जो सबक पढ़ाया है, लेसन पढ़ाया है, उसके लर्निंग आउटकम्स अचीव हुए या नहीं हुए, वो बेसिकली आपको असेसमेंट के थ्रू पता चलता है। इट सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, इससे टीचर को डिसीजन मेकिंग करने में आसानी होती है कि कौन सा करिकुलम अच्छा है, कौन सा वे ऑफ टीचिंग मेरी बेहतर है, कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है, कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए और ग्रेडिंग का क्राइटेरिया क्या है। और इट प्रोमोट सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट जो है वो बच्चों में प्रोमोट हुई है। सेल्फ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? सेल्फ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है बच्चा जो है वो अपने आप को खुद असेस करे।
तो जैसे ही आप असेसमेंट करते हैं, समटाइम स्टूडेंट्स खुद अपने आप को असेस करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि मेरी, हाँ यार मैंने यहाँ पर गलती की, मैंने यहाँ पर गलती की, मेरा ये प्रॉब्लम जो है, मैंने डेटा नहीं बनाई तभी 0.5 मार्क्स कट कर दी। ये सारी जो है वो पर्पजेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, 50% जो है आपकी टेस्ट टीचिंग लाइसेंस टेस्ट में आ सकता है। मुझे ये 100% जो है वो श्योरिटी के 50% जो है वो आ सकता है ये एग्जाम में क्वेश्चन। वो ये है कि व्हाट इज मेन डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। ये चार जो है वर्ड्स अमूमन यूज होते हैं। अब टेस्ट क्या है? टेस्ट जो है वो असेसमेंट का एक टूल है। जैसे किसी भी चीज का एक टूल होता है, वो बेसिकली टेस्ट असेसमेंट का एक टूल है। अब मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यूज, नंबरिंग। असेसमेंट हम डिस्कस कर किया है, असेसमेंट का एक प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स की नॉलेज स्किल्स को कलेक्ट किया जाता है। और एवोल्यूशन मैंने आपको बताया कि एट द एंड ये जजमेंटल होता है। एक लाइन में हम आप इसको पढ़ते हैं कि टेस्ट क्या है? टेस्ट इज अ टूल ऑफ असेसमेंट विच इज यूज टू मेजर अ पर्सन नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज। क्लास में हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, वो जो टेस्ट होती है बेसिकली एक असेसमेंट का टूल होता है, टूल के थ्रू काम करती है। इससे स्टूडेंट्स की नॉलेज का पता चलता है, बच्चों की स्किल का पता चलता है, और बच्चों की एबिलिटी या मास्टरी का पता चलता है। अब मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग एन एट्रीब्यूट और परफॉर्मेंस न्यूमेरिकली। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर जो है वो क्वांटिफाइंग नंबर्स, एट्रीब्यूट, परफॉर्मेंस न्यूमेरिकली शो करता है। मिसाल है, क्लास में मेजरमेंट कैसे यूज होती है? आप जो है बच्चों को नंबर देते हैं, 100 में से 75 मार्क्स आए, बेसिकली आप मेजर कर रहे हैं उनकी प्रोग्रेस। क्लास में मेजरमेंट कैसे यूज हो सकती है? आप बच्चों की हाइट जो है मेजर करते हैं, इनकी हाइट 5.7 इंच है, इनकी हाइट 5.4 इंच है। आप क्लास में जो है बच्चों का वेट करते हैं, जैसे कम्युलेटिव रिकॉर्ड। आप क्लास में बच्चों की आई साइट, जो बच्चे की आई साइट वीक है उसको आप नजदीक बिठाते हैं बोर्ड के करीब, जिनकी आई साइट सही है उनको आप बोर्ड से पीछे बिठाते हैं, जैसे वो इजिली दे सकते हैं। तो मेजरमेंट इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल वैल्यूज, नंबरिंग जहां पर आए, क्वांटिफाइंग, क्वांटिटेटिव, जहां पर भी ये चीजें आए तो हम उसको कहेंगे मेजरमेंट। और असेसमेंट मैंने आपको डिटेल में पढ़ा है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बच्चों की लर्निंग प्रोग्रेस को डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके नॉलेज, स्किल, वैल्यूज के बारे में। और एवोल्यूशन जो है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस। बच्चों की लर्निंग प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस या प्रोग्राम की हम जज करते हैं। दैट्स ए ग्रेट। ये जो है वो मेजर डिफरेंशिएट है, मेजरमेंट, असेसमेंट, टेस्ट और एवोल्यूशन। अब टेस्ट क्या है? इट इज अ टूल ऑफ असेसमेंट विच मेजर्स नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज। ये एक असेसमेंट का टूल है जिससे हम बच्चों की नॉलेज को पता चलता है, बच्चों की स्किल्स का पता चलता है, और बच्चों की एबिलिटीज का पता चलता है। ठीक है। अब मेजरमेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग और असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू टू एन एट्रीब्यूट और परफॉर्मेंस। किसी भी परफॉर्मेंस या एट्रीब्यूट को जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हैं, नंबर्स देते हैं उनको, उसको हम कहते हैं मेजरमेंट। जैसे मैंने आपको कहा 100 में से इसकी 33 मार्क्स है, ये बेसिकली हम मेजरमेंट कर रहे हैं। उनकी हाइट को मापना, ये बेसिकली हम उनकी मेजरमेंट कर रहे हैं। टाइम जो है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम 90 मिनट्स एलोकेटेड फॉर दिस टेस्ट। तो 90 मिनट्स जो है, 90 है, हम उन बच्चों की जो है टेस्ट की और बच्चों की लर्निंग प्रोग्रेस की मेजरमेंट करते हैं। और असेसमेंट मैंने आपको पता है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन होती है बच्चों के बारे में। एवोल्यूशन क्या है? मेकिंग जजमेंट। अब पर्पस क्या है इनका? असेस टेस्ट का पर्पस है टू चेक व्हाट स्टूडेंट नो और कैन डू। इससे पता चलता है कि बच्चों को क्या मालूम है और बच्चे क्या कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, टेस्ट से ही पता चलता है। मेजरमेंट इसका पर्पस क्या है? टू डिटरमाइन द लेवल और एक्सटेंट ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की लेवल पता चलती है हमें। असेसमेंट क्या है? टू अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और एंड प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट। बच्चों की स्ट्रेंथनेस भी पता चलती है, वीकनेस भी पता चलती है, और लर्निंग प्रोग्रेस भी पता चलती है। एवोल्यूशन का पर्पस क्या है? टू डिसाइड द इफेक्टिवनेस और वर्थ ऑफ अ प्रोग्राम। इससे जो है प्रोग्राम की वर्थ का पता चलता है। अगर आपकी प्रोग्रेस जो है, आपकी जजमेंटल पास जजमेंट जो है प्रोग्राम की पॉजिटिव आ रही है, द प्रोग्राम इज फंक्शनिंग पॉजिटिवली, इट प्रोड्यूस सर्टेन प्रोडक्टिव आउटकम्स, और उनकी लर्निंग प्रोग्रेस डे बाय डे इम्प्रूव होगी।
अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है आपके प्रोग्राम की, आपके बच्चों की लर्निंग प्रोग्रेस की, तो आप जो है उन प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये बेसिकली जजमेंट के तौर हम यूज कर सकते हैं। अब इनका फोकस क्या होता है? टेस्ट का फोकस स्पेसिफिक कंटेंट के ऊपर होता है या स्किल के ऊपर होता है। क्लासरूम में हम लेते हैं तो किसी एक यूनिट का टॉपिक हम उसको फोकस करते हैं। अब मेजरमेंट का फोकस क्या होता है? न्यूमेरिकल डेटा और स्कोर। अब नंबरिंग पे फोकस होती है, स्कोर पे फोकस होता है। और असेसमेंट का जो फोकस होता है वो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग। होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब है बच्चों की पूरी पूरी लर्निंग है उसके बारे में हम समझते हैं। और एवोल्यूशन का पर्पस क्या होता है? डिसीजन मेकिंग और जजमेंट। इससे जो है डिसीजन मेकिंग और जजमेंट का पता चलता है। ठीक है। अब ये नेचर में क्या है? ये बेसिकली टेस्ट जो है बाय नेचर नैरो एंड स्पेसिफिक है, इसका लिमिटेड स्कोप होता है क्योंकि ये क्लासरूम तक ली जाती है। मेजरमेंट का स्कोप क्या है? नेचर क्या है? मेजरमेंट की नेचर है क्वांटिटेटिव है, मींस इसमें हम नंबरिंग देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करते हैं। और असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव का मतलब है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ये क्वालिटेटिव फॉर्म भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव फॉर्म भी हो सकती है। और एवोल्यूशन जो है वो क्वालिटेटिव हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है, या जजमेंटल भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स हमारे पास जो है टेस्ट के एग्जाम्पल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्विज है, फाइनल एग्जाम में। और जो है मेजरमेंट के एग्जाम्पल है स्कोर आउट ऑफ 100, 100 में से कितनी आपने मार्क्स लिए, आपका हाइट कितनी है, आपकी वेट कितनी है, आपका टाइम क्या है टेस्ट का। उसके अलावा आपकी आई साइट क्या है, आपकी रनिंग स्पीड क्या है, ठीक है, आपकी ऑडिबल रेंज क्या है। ये सारी चीजें जो है वो मेजरमेंट में आती हैं। और असेसमेंट में क्या होता है? असेसमेंट का एग्जाम्पल ये है कि पोर्टफोलियो है, ऑब्जर्वेशन है, फीडबैक है, प्रोजेक्ट है। तो एवोल्यूशन का मतलब है ग्रेडिंग और कोर्स, जैसे हम ग्रेडिंग देते हैं, मार्कशीट है, आपका पास सर्टिफिकेट है, आपका जो है डिग्री सर्टिफिकेट है, प्रोग्राम रिव्यू है, रैंकिंग है, पोजीशन, सीजीपी है, ये सारी चीजें जो है आपकी एवोल्यूशन में आती है। That's a great. It is one of the most important topic. It is NPSTP fifth standard, which is assessment. That is assessment. एक्चुअली एनपीएसटीपी जो है वो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान है। ये 2009 में एजुकेशन पॉलिसी बनी थी। 2009 में 2009 में जैसे ही एजुकेशन पॉलिसी बनी थी तो उस टाइम जो है टीचर की क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम एमडीजीएस को एमडीजीएस को अचीव करना था। हम एमडीजीएस में भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हम अनसक्सेसफुल रहे। फिर जो है वो वर्ल्ड का प्रेशर आ गया कि आपको क्वालिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन को अचीव करना है। फिर उनके नतीजे में पूरे पाकिस्तान से सारे एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेटर्स आए और एक कॉन्फ्रेंस की। फिर जैसे कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उसके नतीजे में एक नया ड्राफ्ट बना जिसको हम कहते हैं नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि जो मॉडर्न 21st सेंचुरी का प्रोफेशनल टीचर होगा वो अपनी टीचिंग में ये 10 स्टैंडर्ड एनी हाउ यूज करेगा क्लास में। अब वो 10 स्टैंडर्ड क्या है? कि एक अच्छा टीचर वो है जिसको सब्जेक्ट मैटर नॉलेज हो, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो उसके बारे में उसको नॉलेज हो, इन डेप्थ नॉलेज हो। दूसरा स्टैंडर्ड ये है, अच्छा टीचर ये है जिसकी ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, अपनी भी ग्रोथ डेवलपमेंट हो, बच्चों की भी ग्रोथ डेवलपमेंट हो। तीसरा स्टेटमेंट ये था, अच्छा टीचर इस्लामिक नॉलेज और एथिकल नॉलेज को क्लास में यूज करेगा। चौथा स्टैंडर्ड ये है, इंस्ट्रक्शन प्लानिंग और स्ट्रेटजीज क्लास में यूज करेगा। पांचवा स्टैंडर्ड ये है, अच्छा टीचर वो है जो क्लास असेसमेंट को यूज करेगा। छठा स्टैंडर्ड इसका ये था कि अच्छा टीचर वो है जो क्लास को एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाएगा, एक ऐसा माहौल क्लास में क्रिएट करेंगे जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ग्रुप वर्क होगा, और जो जहाँ पर वो बिल्डिंग होगी वो सिक्योर होगी, बाहर से नॉइज वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। अच्छे टीचर की ये पढ़े। सातवां स्टैंडर्ड ये था कि अच्छा टीचर वो होगा जो क्लास में आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी यूज करेगा, आइडियो विजुअल एड्स यूज करेगा। आठवां स्टैंडर्ड ये था कि अच्छा टीचर वो है जिसकी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी। नवा स्टैंडर्ड और आठवां स्टैंडर्ड ये था कि अच्छा टीचर वो होगा जो कोलाबरेशन और पार्टनरशिप करेगा अपने स्टूडेंट के साथ। नवा स्टैंडर्ड जो है टीचर की कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी। और 10वां स्टैंडर्ड इसका ये था कि इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, अच्छा टीचर जो है इंग्लिश को क्लास में कंटिन्यूअसली यूज करेगा, हर सब्जेक्ट में इंग्लिश को जो है वो यूज करेगा। ये 10 स्टैंडर्ड है।
हमारा टॉपिक क्योंकि असेसमेंट है तो हम पांचवें स्टैंडर्ड पे फोकस करेंगे जो है असेसमेंट। अब एनपीएसटीपी के डॉक्यूमेंट्स को तीन हिस्सों में, 10 स्टैंडर्ड है, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, दूसरा डिस्पोजिशन एंड वैल्यूज, तीसरा स्किल्स एंड परफॉर्मेंस। हर एक स्टैंडर्ड का तीन पर्पज है कि बच्चों को नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करना, बच्चों की डिस्पोजिशन, इथिक्स, वैल्यूज, बिलीव्स को प्रमोट करना, और बच्चों के अंदर जो है नॉलेज और स्किल्स को, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। अब एनपीएस की असेसमेंट का क्या पर्पस पर्पस होना चाहिए? अच्छा टीचर वो है जिसको असेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए, असेसमेंट है क्या, उसके बारे में, उसके फॉर्मेटिव क्या होते हैं, समेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि सिर्फ पता ना होना चाहिए, उसको यूज करना भी आना चाहिए क्लास में, कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्लास में कैसे यूज होती है, डायग्नोस्टिक, समेटिव, परफॉर्मेंस कैसे यूज होती है। अच्छा टीचर वो है जिसको वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट पता हो जाए। वैलिडिटी का मतलब है आप जो भी असेसमेंट करें वो बेसिकली अथेंटिक हो, अगर एमसीक्यूज बना रहे हैं वो अथेंटिक और एरर फ्री हो। रिलायबिलिटी का मतलब है आप जो भी एमसीक्यूज या टेस्ट बना रहे हैं वो रिजल्ट सेम प्रोड्यूस करें। जैसे कहते हैं डाउलेंस रिलायबल है, मीन्स आप डाउलेंस को जो है वो सक्खर में यूज करें, कराची में यूज करें, उसके रिजल्ट जो है वो सेम प्रोड्यूस होंगे। उसकी वारंटी, वो अगर सक्खर में अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो कराची में भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो टेस्ट, अगर टेस्ट का मतलब ये होता है, असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो है सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करें। और असेसमेंट जो है वो फेयरनेस के ऊपर, जस्टिस के ऊपर हो। आप जब भी ग्रेडिंग करें तो वो फेयर करें और विदाउट एनी बायसनेस, मीन्स आप कोई भी फिरका परस्ती असेसमेंट के दौरान, ग्रेडिंग के दौरान ना करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे जेंडर का है, जेंडर बायस ना हो, गर्ल्स हो या बॉयज को ज्यादा मार्क्स गर्ल्स को कम दिए, गर्ल्स को ज्यादा दिए बॉयज को कम दिए, या किसी कल्चर के ऊपर, सिंधी है, उर्दू कल्चर है, या जैसे रिलीजियस है, हिंदू, मुस्लिम, सिख है, तो किसी को भी फेवर नहीं देनी, ठीक है। अगर अच्छा टीचर वो है जो रिलायबल, फेयर करे और बायस फ्री हो। उसके बाद जो है, अब अच्छा टीचर क्लासरूम असेसमेंट में और क्या क्या कर सकते हैं एनपीएसटीपी के हिसाब से? बच्चों का, अच्छा टीचर वो है जब असेसमेंट कंडक्ट करे उसका मेन पर्पस ये है कि बच्चों की लर्निंग हो, ऐसे ना हो असेसमेंट को ऐसे ही थोप दिया। उसका पर्पस ये हो कि बच्चों की लर्निंग हो उस असेसमेंट की, उस टेस्ट से। अच्छा टीचर वो है, असेसमेंट का पर्पस एनपीएसटी पे ये है कि वो स्टूडेंट्स की जो गेप्स है उसको अपॉर्चुनिटीज ले। मीन्स अगर स्टूडेंट्स राइटिंग में डिफिकल्टीज फेस कर रहा है तो टीचर उसको अपॉर्चुनिटी ले उसकी इम्प्रूव करने की कोशिश करे, बच्चों की राइटिंग स्किल को। इंस्टीड आप उसको कहे कि आप फेलियर हो, नाकार हो, तो आप नहीं कर सकते, ऐसे ना कंसीडर करें। अच्छा टीचर वो है जो फेयरनेस के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी इन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग, ऑब्जेक्टिविटी असेसमेंट पे करें। और स्किल और परफॉर्मेंस असेसमेंट पे क्या क्या स्किल्स हमें यूज करनी है या कौन कौन से स्किल्स हमें इम्प्रूव करने हैं बच्चों में। तो एक अच्छा टीचर वो है जो मल्टीपल टेस्ट बनाने आए, उसको डिफरेंट क्विज़ेस क्लास में कंडक्ट करने आए, क्लास में अपनी टीचिंग के दौरान प्रोजेक्ट्स असाइन करें, बच्चों की ऑब्जर्वेशन उनको करनी आई, और बच्चों को सब्जेक्ट से रिलेटेड पोर्टफोलियो बनाना आए उसको। तो ये जो है एक स्किल्स में, अच्छे टीचर के अंदर ये स्किल्स होने चाहिए असेसमेंट से रिलेटेड। दूसरा स्किल ये है कि एनालाइज असेसमेंट डेटा टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट नीड्स एंड गाइड इंस्ट्रक्शन। असेसमेंट जो भी डेटा है उसको आइडेंटिफाई करे और उसकी मदद से पता चले कि बच्चों को क्या मजीद जानने में दुश्वारी है या जरूरत है। अच्छा टीचर वो है जब असेसमेंट करें तो फीडबैक जो है ना वो टाइमली दे, जैसे ही असेसमेंट करे उसको फीडबैक टाइमली दे, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, मीन्स आप जब भी फीडबैक स्टार्ट करते हैं तो आप पॉजिटिव चीजों से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रेजेंटेशन दी तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसे दिया जा सकता है कि सर, कि डियर मेहताब, यू आर डूइंग, यू हैव परफॉर्म सच a wonderful job, your body language was good, you are quite interactive with students, you have command on the content or command on your topic, but you need to improve your writing skills, but you have less focused on last group who is sitting, ठीक है। ऐसे होना चाहिए, स्टार्ट पॉजिटिव, देन जो है आप उसकी ग्रे एरियाज बताते हैं, ठीक है भाई।
और उसके अलावा जो है फैसिलिटेट स्टूडेंट सेफ लर्निंग एंड असेसमेंट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब फीडबैक और उसकी टाइप से, फीडबैक बेसिकली क्या होता है, इसमें जो है टीचर इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, ये वो चीजों को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद जो है टीचर इंफॉर्मेशन देता है। तो फीडबैक इज अ कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू लर्नर्स और प्रोफेशनल, उस ये जो है वो लर्नर्स को और प्रोफेशनल को दी जाती है, प्रोवाइड किया जाता है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर लर्निंग प्रोग्रेस। अब फीडबैक के कुछ टाइप्स हैं। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, टीचर जो है वो फीडबैक देता है लेकिन स्टूडेंट से सिर्फ पॉजिटिव चीजें बताता है, कोई भी ग्रे एरियाज या कोई भी जो है उसकी वीक एरियाज नहीं बताता है। इसका पर्पज ये होता है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए, मोटिवेट हो वगैरह ये सारी। नेगेटिव फीडबैक इससे उल्टा है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये है कि टीचर क्या करता है, बच्चों की पॉजिटिव चीजों को छोड़कर सिर्फ वो चीजें बताता है जो बच्चे ने गलतियां की है, तो वो बेसिकली नेगेटिव ग्रे एरियाज टीचर बताता है। इमीडिएट फीडबैक क्या होता है, इमीडिएट फीडबैक ऑल ऑफ सडन फीडबैक होता है। मिसाल, आप रीडिंग कर रहे हैं ना, तो रीडिंग के दौरान आपने कोई एक ऐसा वर्ड पढ़ा जो स्पेलिंग गलत थी, आपने सही प्रोनाउंस नहीं नहीं किया, तो टीचर ऑल ऑफ सडन उसको कहेंगे कि ऐसे नहीं, ये ऐसे पढ़ेंगे। ये बेसिकली जो फीडबैक है वो इमीडिएट फीडबैक है, गिवन राइट आफ्टर अ टास्क और परफॉर्मेंस। अब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मैंने कहा कि कंबाइंस बोथ पॉजिटिव एंड ग्रे एरियाज। स्टार्टिंग करते हैं कि आपकी जो है योर इंट्रोडक्शन इज स्ट्रांग बट ट्राई टू सपोर्ट योर पॉइंट्स विथ एविडेंस नेक्स्ट टाइम। आपका ऐसे होता है, आप पॉजिटिव चीजों से स्टार्ट करेंगे और कुछ आपके ग्रे एरियाज बताएंगे, आप नेक्स्ट टाइम ये इम्प्रूव करें। और वर्बल और ओरल फीडबैक आपको पता है, ये बेसिकली वर्बल ही दिया जाता है। थैंक यू सो मच, इफ यू हैव एनी क्यूरी यू मे आस्क। If you have any query, you may ask. If you have any query, you may ask. कोई सवाल है? कोई सवाल है? No, sir, it was all okay. थैंक यू सो मच। कोई अगर, अच्छा एक चीज रह गई, आई वुड लाइक टू शो, मैंने यहाँ पर शो करना है आपको। जी सर। अ, मैं आपको एक टास्क भी दूंगा, उसमें आपको जी जो जी। है वो सारा कुछ उसमें बताया जाएगा कि कैसे जो है क्लासरूम असेसमेंट जो है के CRQs हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपके साथ कल शेयर भी की थी लिंक, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा क्लासरूम असेसमेंट के साथ। जी सर। जी जी। तो मैं आपको एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट, आई एम शेयरिंग। चलो, मैंने कल आपको साथ शेयर कर दिया था वो, आप वहां से जी देख लें। वहां पर CRQs मैंने 7 से 8 CRQs बनाए थे आज के टॉपिक से रिलेटेड। आपका नेक्स्ट टास्क ये है कि आप जो है वो CRQs जो है वो ट्राई करें उसको सॉल्व करने में। वो रिलेटेड ये है कि NPSTP का एक CRQs है, एक असेसमेंट का है, एक डिफरेंशिएट बिटवीन असेसमेंट मेजरमेंट, ऐसे वैसे मैंने 7 CRQs बनाए, तो काइंडली वो आप वहां से बना सकते हैं। जी सर। सर, और ये जो नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग आपने रखी है वो कुछ इनकन्वीनियंट नहीं है? आप बताएं कौन सा टाइम कन्वीनियंट रहेगा। नो, सर, एक्चुअली जो आपने टाइम रखा है 7 बजे, 7:30 बजे, ये तो हमारे घर के काम का, किचन में काम का टाइम होता है, तो हम इस वक्त क्लास कैसे अटेंड करें?
चलो मैम, फिर हम 9 बजे रख रहे हैं, ठीक है। हाँ 9 वो सही है। ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हाँ 9 बेहतर है, क्योंकि उस वक्त हम फ्री हो जाते हैं ना, ये 6 7 बजे 8 बजे के दरमियान हम थोड़ा बिजी होते हैं, तो क्लास ज- हम अटेंड शायद इस टाइम ना कर पाए, तो 9 ज- बेहतर रहेगा। जरूर जरूर, 9 बजे क्लास लेंगे। और मैम कल के लिए थोड़ा माजरत, कल क्या है, नेट की क्वालिटी जो है बिल्कुल वर्स्ट थी, तो आई वॉज आल्सो फेसिंग टू मच डिफिकल्टीज। आई जी होप सर। आपको ये सेशन समझ में आया होगा। जी सर, it was quite understandable, थैंक यू and सो मच। we should also try to solve the assessments. Yeah, sure. I can also help you as a facilitator, as a guide. Ma'am Savera, if you have any query, you may ask. Okay, now the time is up. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz. Okay sir, Allah Hafiz. Allah Hafiz.